चल रहा है। क्या ईरान के नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर पीएम मोदी का कड़ा प्रहार। कहा, यहां तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी को खुली छूट। बंगाल की जनता कह रही, प्रदेश में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। पीएम मोदी ने दिया बिहार और पश्चिम बंगाल को विकास परियोजनाओं का तोहफा। बंगाल के अलीपुर द्वार में 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सिटी गैस वितरण परियोजना की रखी आधारशिला। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने सिक्किम एट 50 समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। सिक्किम को बताया देश का गौरव। कहा, पहलगाम हमले से भारतीयों को बांटने की कोशिश, लेकिन भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट। सीआईआई सम्मेलन में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन संयम से लिया काम। पीओके पर बोले, एक दिन वहां के लोग स्वेच्छा से लौटेंगे। एयर चीफ मार्शल का बयान, एक बार जो मैंने कमिट किया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। विदेश दौरे पर भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का पाकिस्तान की पोल खोल जारी। तमाम देशों ने आतंकवाद पर भारत के रुख का किया समर्थन। सियरा लियोन की संसद ने पहलगाम हमले के पीड़ितों की स्मृति में रखा 1 मिनट का मौन। ओडिशा के पुरी से शुरू हुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान। पीएम ने कृषि में व्यापक बदलाव पर दिया जोर। देश भर में कृषि वैज्ञानिकों, किसानों के बीच जाकर करेंगे संवाद और कृषि की उन्नत तकनीकों पर देंगे विस्तार से जानकारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो राज्य को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर निर्मम सरकार होने का आरोप लगाया तो बंगाल की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर राज्य में तुष्टीकरण के नाम पर हिंसा भड़काने, भ्रष्टाचार करने, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसे आरोप लगाए तो केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू न करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सेना के शौर्य की सराहना की तो पाकिस्तान को भी जमकर खरी खरी सुनाई। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उमड़ा विशाल जनसमूह। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। पीएम ने अपने संबोधन में राज्य के विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ साथ ममता सरकार पर विकास में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। पीएम ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं को राज्य में लागू न होने देने के लिए टीएमसी की सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने राज्य में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा का जिक्र किया। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि अब उसे टीएमसी की निर्मम सरकार नहीं चाहिए। पीएम ने टीचर भर्ती घोटाले और अध्यापकों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर कटाक्ष किया। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप
टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। पीएम ने बीते दिनों दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में ममता सरकार की गैरहाजिरी का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा कि ममता सरकार को राज्य की जनता के कल्याण से लेना देना नहीं है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेनाओं को सराहा और पाकिस्तान को चेतावनी दी। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले पीएम ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों के लिए सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक घरों और 100 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी उपलब्ध कराना है। परियोजना पर 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं आज सिक्किम राज्य के स्थापना के 50 वर्ष हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पीएम वर्चुअल रूप से शामिल हुए। पीएम मोदी को गंगटोक का दौरा करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम नहीं जा सके। पीएम मोदी ने वर्चुअली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। मौसम की बेरुखी सामने नहीं आती तो सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगटोक में साक्षात कार्यक्रम का हिस्सा होते। वे बागडोगरा से ही वर्चुअल रूप से शामिल हुए और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम आज देश का गौरव है और पिछले 50 सालों से सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना है। सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लेकर आई है। उन्होंने एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का, स्मारिका और डाक टिकट भी जारी किया गया।
राज्य के विकास की जिन परियोजनाओं की विकास गाथा लिखी जानी है, उसमें नामची में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग में सांगाशोलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटोक जिले के सांगाखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शामिल है। गौरतलब है कि सिक्किम संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम में 17वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 3 शताब्दियों तक राजशाही का शासन रहा। 1950 में यह राज्य भारत का संरक्षित राज्य बन गया, जिसे अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि इसके रक्षा, संचार और बाहरी संबंध भारत की जिम्मेदारी के अधीन थे। राज्य ने अंततः 26 अप्रैल 1974 से भारतीय संघ का पूर्ण विकसित राज्य बनने का विकल्प चुना। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का शुभारंभ किया। इस टर्मिनल की क्षमता प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। टर्मिनल पर लगभग 1200 करोड़ की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास भी किया। इस पर 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। बिहटा पटना के पास एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है, जिसमें आईआईटी पटना और प्रस्तावित एनआईटी पटना परिसर है। और वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से पटना इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे और प्रधानमंत्री का काफिला जब बेली रोड से गुजरा तो लोगों ने फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रोड शो के दौरान भारत माता की जय और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। कई जगह पर भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की मिसाइलों के डिजाइन चित्र लोगों ने प्रदर्शित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पटना के होटल चाणक्य में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बिहार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विक्रमगंज जनसभा में बड़े पैमाने पर लोगों की जुटने की संभावना जताई जा रही है, जो एनडीए के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। उनके आगमन की खुशी से लोगों में खुशी की लहर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पे यहाँ रहे 29-30 मई को। आज पूरी पटना उनके स्वागत के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ रहे हैं और कल विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार की प्रगति, बिहार का विकास और बिहार की उन्नति के साथ आते हैं। प्रधानमंत्री जी को बिहार आगमन पर बहुत बहुत बिहारवासियों की ओर से आभार, अभिनंदन। और वहीं बिहार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पूरा पटना तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खड़ा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार बिहार आगमन प्रधानमंत्री का होने जा रहा है पाटलिपुत्र की धरती पे, तो पूरा पटना तिरंगे के साथ अपने प्रिय नेता के स्वागत में खड़ा है और साथ में साथ भारतीय सेना के शौर्य का परिचायक ये तिरंगा, हम हर भारतीयों के सम्मान का प्रतीक ये तिरंगा आज पूरी तरह से पटना में लहरा रहा है कि हमारे सेनाओं का अभिनंदन है, उस निर्णायक नेतृत्व का अभिनंदन है जिसने भारत के तिरंगे को पूरे विश्व पटल पर लहराने का मौका दिया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली हैं। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। अभी जो कानपुर मेट्रो है वो आईआईटी कानपुर से चलते हुए मोती झील तक आती है। अब ये मेट्रो मोती झील से आगे चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर
सेंट्रल तक जाएगी। तो यानी मेट्रो सेवा अब IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक होगी। 14 स्टेशन में से 5 नए भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे। कानपुर में अब IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक तकरीबन 16 किलोमीटर तक मेट्रो सेवा शुरू होगी। लोगों को 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है सफ़र करने में, लेकिन वो सफ़र अब 25 मिनट में पूरा हो जाएगा और उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 40 रुपये। तो ये किसी भी सार्वजनिक परिवहन के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब लग रहा है कि सही मानों में कानपुर का विकास हो गया है और कानपुर अच्छा लगने लगा है। अब बाहर के मेहमान जो आते हैं तो अच्छा लगता है कि कानपुर है ये। बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 9,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं बिगवान में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 40 MLD उपचार संयंत्र केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें बहुत सारे 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। कानपुर जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर था, वो उसकी जो परिस्थितियां हैं पुनः वापस आए, ये परिस्थितियां क्रिएट की जा रही हैं। कानपुर के लिए इंफ्रा विकास से जुड़ी रेल और रोड की परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग शामिल होंगे। रोड परियोजनाओं में गौरैया पाली मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला और रक्षा गलियारे के तहत नरवाल मोड़ को कानपुर रक्षा नोड से जोड़ने के लिए सड़क के चौड़ीकरण का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है कानपुर के विकास की, वो चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसके लिए उन्होंने कई विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं कानपुर को दी हैं। 2024 के अंदर उन्होंने विशेष रूप से एक संकल्प लिया था कानपुर के विकास को लेकर, और वो संकल्प सिद्धि में बदलता नजर आ रहा है जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कानपुर की धरती पर आ रहे हैं। न सिर्फ धरती पर आ रहे हैं बल्कि विकास की परियोजनाओं को पंख लगाते हुए आ रहे हैं। चाहे तापीय परियोजनाएं हों, चाहे मेट्रो सिटी के भूमिगत स्टेशंस की बात हो, माने हर प्रकार से सर्वांगीण विकास कानपुर का कैसे सुनिश्चित हो, और इस दिशा में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कानपुर की धरती पर आ रहे हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 28 में 220 kV सब स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 8 और इकोटेक 10 में 320 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 132 kV सब स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। आयुष्मान वय बंधन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए जाएंगे। कानपुर से शैलेंद्र और रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोग जल्द ही खुद भारत में शामिल हो जाएंगे। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की है तो मेक इन इंडिया के द्वारा तैयार भारतीय हथियारों की सफलता का भी जिक्र किया। CII के इस कार्यक्रम में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अलग अलग सत्र में पहुंचे तो भारतीय रक्षा तैयारियों को गिनाया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित तमाम लोग शामिल हुए। भारत का ही हिस्सा है पीओके, स्वेच्छा से लौटेंगे पीओके के लोग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रणालियों का लोहा। हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन देश ने लिया संयम से काम। गुरुवार को CII के सम्मेलन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की सफलता का गुणगान किया तो साथ ही ये भी कहा कि देसी हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा देश और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन देश ने शक्ति और संयम के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। रही बात आतंकवाद की तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। सम्मेलन के दौरान अलग अलग सत्रों में तमाम मंत्री पहुंचे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने विकसित भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा के सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व बदलाव का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से वृद्धि कर रही है और आगे भी ये दर बरकरार रहेगी। In the past 10 years we have taken a leap forward. और जब हम leap forward बोलते हैं तो हमने एक लंबी छलांग लगाई है। For preventive part we have got now 1,77,000 Ayushman Arogya Mandirs. We are growing real 6 to 8% band. In that band we are growing real basis. We have moderate inflation. We are practically growing at a nominal growth rate of 10 to 13% के band में we are growing. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से हम जान गए हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को निजी उद्योग की भागीदारी के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। तो वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारत एक समुद्री शक्ति था, है और रहेगा। ऐतिहासिक रूप से और भविष्य में भी हम एक नौसैनिक शक्ति बने रहेंगे, ये हमारी नियति है। वहीं डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर कामत ने भी अनुसंधान और विकास पर और अधिक निवेश करने की जरूरत पर जोर दिया। We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, I'm that pran jaye par vachan na jaye. I'm just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। What we have achieved, the success of our indigenous platforms and systems has extended Make in India to Trust in India. We need to invest more in R&D. Today we invest about 5% of our defense budget on R&D. Honorable Raksha Mantri has promised us that over the next 5 years, this will increase to 10% of the defense budget gradually. एक और सत्र में दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय की सफलता के किस्से बताए और कहा कि 18 साल के बाद बीएसएनएल ने लगातार 2 तिमाहियों में लाभ कमाकर इतिहास रचा है। सीआईआई के बिजनेस समिट में 800 उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ-साथ 4000 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों के भीतर 700 से ज्यादा कारोबारी बैठकें होने की उम्मीद है, जो भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद रखने में मदद करेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोगरे और अजय मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सीआईआई एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्यों ने भारत की विकास और प्रगति के निरंतर चक्र में सदैव अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विषय विश्वास बांधना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के 140 करोड़ नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ाया है। आज भारत अग्रसर हो चुका है। देश कभी 11वीं आर्थिक शक्ति हुआ करता था, वो आज 4थी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। सीआईआई एक ऐसी संस्था है जो भारत की विकास और प्रगति की निरंतर चक्र में सदैव सीआईआई के मेंबर्स ने अपना योगदान दिया है। समिट का टॉपिक था विश्वास बांधना, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के नागरिकों को एक विश्वास के रिश्ते में पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया है, पूर्ण रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, और आज भारत अग्रसर हो चुका है। जो 11वीं आर्थिक शक्ति होती थी, आज 4थी सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विदेश दौरे पर है। इन दलों के नेताओं ने अलग अलग देशों के राजनीतिक नेतृत्व से लेकर वहां की सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक, पत्रकारों और भारतीय समुदाय से मुलाकात की है। ये दल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया से समर्थन जुटा रहे हैं, तो पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद के सबूत भी
पेश कर रहे हैं। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विदेश दौरे पर हैं, जहां वो विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण लोगों और संस्थानों से मुलाकात कर रहे हैं और पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस सिलसिले में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के दौरे पर है, जहां इस दल ने इंडोनेशिया की नेशनल मैंडेट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की तो जकार्ता में थिंक टैंक और शिक्षाविदों के साथ भी संवाद किया। बुधवार को भी इस दल ने जकार्ता में तमाम महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की थी। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती से रखा गया तो पाकिस्तान द्वारा दुनिया भर में फैलाए जा रहे आतंकवाद के सबूत भी पेश किए गए। भारत की इस पहल को इंडोनेशिया से भी समर्थन मिल रहा है। पूरा का पूरा ट्रेनिंग और स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान का टेररिज्म को बढ़ाना है। इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। ये लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान की आर्मी ही इस टाइप के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है। Greatly reassured and encouraged by the responses we've had from your government and your officials, and we believe that this may well be a chapter in further cooperation between our two great countries. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा सिटी पहुंचा है। इस दल ने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की तो विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज अचा से भी मुलाकात की। भारतीय दल ने पाकिस्तान के झूठ के सबूत साझा किए तो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी साझा की। The minister received our message on terrorism in a very receptive and open heart. He raised a number of opportunities for close India-Panama collaboration in the future. We cannot tolerate any kind of terrorism. We cannot tolerate countries sponsoring terrorism. We are a democratic country. India is the largest democracy in the world, which are values, principles, and we will fight against any kind of terrorism together. सऊदी अरब पहुंचे दल का नेतृत्व भाजपा सांसद वैजयंत पांडा कर रहे हैं। इस दल ने रियाद में खाड़ी अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर अब्दुल अजीज सेगर से मुलाकात की तो कई अन्य प्रमुख लोगों से भी संवाद किया। भारतीय डेलीगेशन ने भारत के पक्ष को मजबूती से रखा, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की बात भी कही। Modi ji was here in Saudi Arabia when that horrific attack happened, the terrorist attack in Pahalgam, and the joint statement issued by His Royal Highness the Crown Prince and from our side, the government of Saudi Arabia and India, strictly speaks against terrorism of any kind and all kind, and especially cross-border terrorism. We have requested them when the delegation had met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल सियरा लियोन पहुंचा, जहां इस दल ने सियरा लियोन के उप रक्षा मंत्री कर्नल मोआना बिमरा मासाकाई से मुलाकात की। सियरा लियोन की संसद ने पहलगाम हमले के पीड़ितों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखा। वहां की सरकार ने भारत का समर्थन किया। The act of Pakistan towards India is totally condemned, and I want to assure my brother that this country will stand behind them to fight this menace. एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर है, जहां इस दल ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव फिकेले मबालूला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग के उपमंत्री एल्विन बोटेस और थांडी मोराका समेत विभिन्न गणमान्य लोगों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पाकिस्तान को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। दोनों देशों के बीच बातचीत और आतंकवाद एक साथ संभव नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। हमारी द्विपक्षीय बातचीत या संबंध या जो एंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ, उस पर हमारा पक्ष, हमारा रवैया बड़ा साफ है। जैसे हमने पहले भी बताया कि कोई भी इस प्रकार का द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच में सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल या कि दो पक्षीय ही रहेगा। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है।
और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उस पर बात इस मुद्दे पे होगी एक पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी। और वहीं तेहरान में 3 भारतीय नागरिकों के लापता होने के बाद भारतीय दूतावास ने ईरानी अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि दूतावास ईरान सरकार के साथ मिलकर सक्रिय रूप से इन नागरिकों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। 3 भारतीय नागरिक जो ईरान हाल ही के महीने में, इस महीने ही गए थे, वहां पर उनके ऐसा खबर आया है कि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, वो लोग लापता हैं। इस बात को हमारे दूतावास ने वहां पर जो ईरानी सरकार है उनके समक्ष रखा है और उनसे मांगा है कि जी जिस प्रकार का भी सपोर्ट हो सके इन लोगों को खोजने में, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके घर वापसी के लिए उन्हें मदद करें। इस पे हम लोगों को, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उस सरकार से, और उनसे हमें अच्छा कोऑपरेशन, अच्छे साझेदारी मिल रही है इस बात पर। डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य क्षमता प्रमाणित हुई है और इस दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही सटीकता से काम किया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी स्वदेशी मिसाइल आकाश ने भी अपनी सटीक लक्ष्य भेदक क्षमता को प्रमाणित किया है। The armed forces, as they have been developed indigenously here, the armed forces have participated right from the development phase, gone through the trials, and there have been actually regular training exercises have been happening. And so with that, they are well trained how to operate in what conditions and how accurately, how precisely it can be operated. So all this made our air defense systems very accurate, and our missiles could attack with the tracks provided by the radar of the incoming UAVs or incoming missiles also. We also developed indigenous missiles like Akash, which also have been tested against varieties of targets and seen that is very functional accurately. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा इस्तेमाल की गई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सैन्य मामलों के जानकार और न्यूयॉर्क स्थित मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के प्रमुख जॉन स्पेंसर ने भी भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणालियों की फिर सराहना की है। जॉन स्पेंसर ने भारत के स्वदेशी हथियार और डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की गई चीन की तकनीक से काफ़ी बेहतर बताया है। वहीं जॉन स्पेंसर ने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश तीर सिस्टम, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल की तारीफ की है। अपने आर्टिकल में स्पेंसर ने भारत के स्काई स्ट्राइकर, हारोप, नेत्रा वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम, यूएवी सिस्टम, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर, T-72 मेन बैटल टैंक और जोरावर लाइट टैंक्स का भी जिक्र किया और उन्हें पाकिस्तान की सैन्य प्रणालियों से बेहतर बताया है। जॉन स्पेंसर ने माना है कि भारत ने एक संप्रभु शक्ति के रूप में लड़ाई लड़ी और अपने द्वारा डिजाइन किए गए और तैनात किए गए सटीक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध के मैदान पर जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान का प्रॉक्सी फोर्स चीन के सैन्य उपकरणों पर निर्भर था जो एक्सीलेंस नहीं एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए थे। जब आमना सामना हुआ तो पाकिस्तान की हार ने उसके लचर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ा। मई में भारत के डिफेंस स्टॉक्स में उछाल नजर आया। टेक्नोलॉजी और डेटा पैटर्न ने निवेशकों का भरोसा जीता। उसके उलट ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी रक्षा शेयरों में तेजी से गिरावट आई। जॉन स्पेंसर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मिलिट्री कैंपेन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, एक मार्केट संकेत और कूटनीतिक जीत था, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में आत्मनिर्भरता जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को भी दिखाया। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू पहुंचने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। अमित शाह ने की
जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक और साथ ही अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन साहित्य कितना बदल गया है का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि साहित्य से प्रेरणा लेकर मनुष्य सपने देखता है और उन्हें साकार करता है। राष्ट्रपति भवन द्वारा संस्कृति मंत्रालय के साहित्य अकादमी के सहयोग से राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक साहित्यिक सम्मेलन साहित्य कितना बदल गया है का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और देश भर के साहित्यकार इस सम्मेलन में मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि छात्र जीवन से ही उनके मन में साहित्य और साहित्यकारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना रही है। समय के साथ साहित्य के प्रति विशेष सम्मान की ये भावना और भी गहरी हो गई है। उनकी इच्छा थी कि अनेक साहित्यकार राष्ट्रपति भवन आए। उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की सराहना की। विद्यार्थी जीवन से ही मुझ में साहित्य और साहित्यकारों के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव रहा है। समय के साथ साहित्य के प्रति विशेष सम्मान का ये भाव और अधिक गहरा होता गया है। मैं साहित्यकारों से मिलती रही हूँ। मेरी इच्छा भी कि राष्ट्रपति भवन में अनेक साहित्यकारों का आगमन हो। इस आयोजन के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की हृदय से सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि बदलते संदर्भों के बीच स्थायी मानवीय मूल्यों की स्थापना ही कालजयी साहित्य की पहचान है। जैसे जैसे समाज और सामाजिक संस्थाएं बदली हैं, चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदली हैं, साहित्य में भी परिवर्तन देखा गया है। लेकिन साहित्य में कुछ ऐसा है जो सदियों बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है। जैसे जैसे समाज और सामाजिक संस्थान बदले हैं, चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदली है, ऐसे ऐसे साहित्य में भी बदलाव देखे गए हैं। लेकिन साहित्य में कुछ ऐसा भी होता है जो सदियों बाद भी प्रासंगिक बना रहा है। स्नेह और करुणा के साहित्यिक संदर्भ बदलते रहते हैं, किंतु उनकी भावभूमि नहीं बदलती। साहित्य से प्रेरणा लेकर मनुष्य सपने देखता है और उन्हें साकार करता है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों जैसे कवि सम्मेलन, सीधे दिल से, भारत का नारीवादी साहित्य, नई राहें बनाना, साहित्य में बदलाव बनाम बदलाव का साहित्य और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशाएं पर विभिन्न सत्र आयोजित होंगे। इस सम्मेलन का समापन देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा के साथ होगा। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत के आधिकारिक यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचे। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा भागीदारी, शिक्षा, खेल और लोगों के बीच संबंधों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देश के बीच नियम आधारित, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले पर न्यूजीलैंड की एकजुटता और सहयोग के लिए न्यूजीलैंड का आभार जताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच रक्षा और सुरक्षा भागीदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। We very much appreciate the support and solidarity that you had expressed personally, your Prime Minister also, in the aftermath of the terrorist attack that we had in Pahalgam. Our relationship has been growing in many areas. We attach a lot of importance to the deepening of our defense and security partnership, to the expansion of our trade and investment relationship. Carry on our discussions about sports and education. These are two very special areas of cooperation with you. Today, in a very much more volatile and uncertain world, I think it's important
that India and New Zealand, we collaborate closely for a rules-based, peaceful, stable, prosperous Indo-Pacific region. और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी और खसरा रूबेला उन्मूलन, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और 15वें वित्त आयोग के तहत निधियों के उपयोग की समीक्षा हेतु 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिवसीय तीव्र टीबी उन्मूलन अभियान की सफलता से राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की। राज्यों को जन भागीदारी, राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा, टीबी अभियानों की पुनः रणनीति, NAAT परीक्षण में वृद्धि और प्रमुख पोषण कार्यक्रमों को अपनाने के माध्यम से टीबी उन्मूलन प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी की घटनाओं को दर को प्रति लाख जनसंख्या पर 47 तक और मृत्यु दर को प्रति लाख जनसंख्या पर 3 से कम लाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रारंभिक और समग्र जांच को जरूरी बताया। खसरा रूबेला उन्मूलन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु टीकाकरण को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम ABHIM और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना को युद्ध स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, जिससे स्वीकृति निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के रतलाम नागदा सेक्शन में तीसरी व चौथी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है और इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, साथ ही परिवहन क्षमता में बड़ा सुधार भी होगा। मध्य प्रदेश के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट नए प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं। आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक जो लंबे समय से डिमांड थी मनमाड इंदौर से मनमाड, ये लाइन 309 किलोमीटर की 18,000 करोड़ के एस्टिमेट पे सैंक्शन हुई है। वैसे ही भुसावल खंडवा 3rd और 4th लाइन सैंक्शन हुई थी। प्रयागराज से मानिकपुर 3rd लाइन, फिर रतलाम से नागदा 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट अभी कैबिनेट में अप्रूव हुआ। और वहीं परियोजना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की 3 नई ट्रेनों को सौगात भी दी जा रही है और जिनका संचालन 2 महीनों में शुरू हो जाएगा। 3 और नई ट्रेन सर्विसेज मध्य प्रदेश से चालू होने वाली है, अप्रूव हो गई है, सैंक्शन हो गई है और टाइम टेबल्स उनके बन गए हैं, बहुत जल्दी चालू करेंगे। आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा से इस कार्यक्रम का आगाज किया तो इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश से अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कृषि वैज्ञानिकों किसानों के बीच जाकर संवाद करेंगे और कृषि की उन्नत तकनीकों पर विस्तार से जानकारी देंगे। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। 15 दिवसीय अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना लक्ष्य है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देशवासियों के नाम एक संदेश में कहा कि तेजी से बदलते समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है।
उन्होंने कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाने पर जोर दिया। तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं, भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने विश्रामगंज में विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कृषि को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपने हम लोग को सपना दिखाया, ये बिल्कुल यहाँ पर ये होगा और खास करके पुराना स्टाइल से अगर हम लोग कृषि में काम करेंगे वो चलेगा नहीं। अभी नया जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करके अच्छी तरह से फसल हो और पहले से माने इनको कोई बारिश पहले आ जाए, कोई और प्राकृतिक दुर्योग आए तो पहले से इन लोगों को इन्फॉर्म करे। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नागालैंड के कोहिमा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिलकर विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। नागालैंड सरकार के कृषि सलाहकार और विधायक मथोंग यंथन ने अभियान का उद्घाटन किया और युवाओं से कृषि की तरफ लौटने का आह्वान किया। गौरतलब है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की ऐतिहासिक पहल वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने और देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक लैब के साथ ही लैंड पर भी जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। ये संवाद कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत करेगा। लैब में जो भी काम हो रहे हैं वो धरातल पर भी दिखने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और केंद्र सरकार कृषि को बढ़ावा देने और किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में मिजोरम के कई जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया। इस दौरान राज्य के कई जिलों में बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विकास के लिए नई तकनीकों को अपनाने और सरकारी योजनाओं का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में कृषि, बागवानी और पशुपालन और पशु चिकित्सा जैसे विभागों ने भाग लिया और इस अभियान के तहत किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करेंगे और जलवायु अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा देंगे। अभियान भारत के 700 से अधिक जिलों में लागू किया जा रहा है। मिजोरम में ये प्रमुख लाइन विभागों को एक साथ लाता है और इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, जागरूकता और आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना है। राजस्थान के अलवर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। कृषि उप निदेशक PC मीणा ने अलई ग्राम पंचायत में शिविर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नौगावा कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत फसल और तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लगभग 600 किसानों ने भाग लिया। किसानों ने विकसित कृषि संकल्प कार्यक्रम में उत्सुकता दिखाई। उन्होंने बताया कि किसान आयुर्वेदिक फसलों की खेती भी करते हैं। मैंने विकसित संकल्प अभियान में नौगांव ग्राम पंचायत में भाग लिया, जहां से बहुत सारे किसानों ने यहाँ भाग लिया। हमारे यहाँ नौगांव कृषि केंद्र से, राजगढ़ से और अलवर से बड़े बड़े कृषि अधिकारी यहाँ आए, वैज्ञानिक आए। उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिसमें उन्नत बीज की किस्में, उसमें जिसमें ऐसे उन्नत किस्में जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उनके बारे में जानकारी दी। मैं आयुर्वेदिक खेती करता हूँ, जैसे सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, अकरकरा, सतावरी, इनके बारे में मैंने MP से जानकारी ली और वहाँ से बीज ला करके मैं 2 साल से यहाँ खेती करने लग गया। और आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ग्राम पंचायत नए गाँव बोड़गा में नौगांव से कृषि विशेषज्ञ जो टीम आई है, उन्होंने अच्छी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और
भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का MSP बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल MSP उन्होंने फिर बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। आरबीआई ने अपनी 2024 से 25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और जिसमें कहा गया है कि 2025 से 26 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और आने वाले समय में महंगाई में और कमी देखने को मिलेगी। 2025 से 26 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मजबूत बुनियादी ढांचे, फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता और सस्टेनेबल ग्रोथ की प्रतिबद्धता से भारत को मजबूती मिलेगी। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन ग्लोबल बिजनेस, भू राजनीतिक और बाजार में उतार चढ़ाव जैसे रिस्क पर सतर्क रहना होगा। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, महंगाई कंट्रोल में है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और निवेश के लिए माहौल अनुकूल है। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। कंज्यूमर प्राइस कम रहने के साथ ही 12 महीने की अवधि में 4% के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी महंगाई। वहीं वित्तीय वर्ष 2026 में महंगाई में और कमी देखने को मिलेगी। आरबीआई की बैलेंस शीट 76.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची है। पिछले साल के मुकाबले 8.20% की बढ़त नजर आ रही है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत के जीडीपी की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि घरेलू खपत में सुधार से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। क्रिसिल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि घरेलू खपत को लेकर मांग में सुधार होगा। ये सुधार स्वस्थ कृषि वृद्धि, विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा देने वाली महंगाई में कमी, आरबीआई की एमपीसी की दरों में कटौती और इस वित्त वर्ष में आयकर में राहत की वजह से देखा जाएगा। इसके अलावा क्रिसिल इंटेलिजेंस के अनुसार इस वित्त वर्ष में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण गिरावट का जोखिम है। शांग्री-ला डायलॉग में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचने पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पक अम्बुले और वहां प्रतिनियुक्त भारतीय सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीडीएस को भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आगामी डायलॉग में भाग लेने वाले देशों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। सशस्त्र बलों में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जब दुश्मन के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा था तब दो बहादुर नौसेना अधिकारी अपने तरीके से समुद्र का सीना चीरते हुए अपना योगदान दे रही थी। इस अनोखे कीर्तिमान ने पूरी दुनिया को भारत का मजबूत संदेश भेजा है। देखिए गोवा से हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो की ये खास रिपोर्ट। नौसेना बैंड बजाते हुए और आसमान में हेलीकॉप्टरों के साथ भारतीय नौसेना पोत तारिणी के गोवा पहुंचने की घोषणा करते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने INS वी तारिणी का झंडा हिलाकर फ्लैग इन किया और इसी के साथ ही नाविका सागर परिक्रमा 2 की 8 महीने लंबी यात्रा पूरी हुई, जिसे पिछले साल 2 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नाविका सागर परिक्रमा 2 के पूरा होने के साथ ही भारत ने देश में निर्मित पोत पर चौथा सफल मिशन पूरा किया। मिशन पूरा होने की घोषणा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने की। On October 2nd, 2024, we left Goa with lot of hope and courage for this expedition. And today, we stand here, alive and strong together. We flew our national flag and Indian Navy's flag at every sea and land across the earth. लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने समुद्र में सबसे दूर स्थित पॉइंट नीमो में अपनी शादी की सालगिरह मनाई। इस यात्रा में लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने उनका पूरा साथ दिया। अपने मिशन के दौरान तारिणी के बहादुर जवानों ने विभिन्न देशों में संसदीय कार्यवाही में भी भाग लिया और भारतीय प्रवासियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। The world of the sea, it's the same planet, but it's a different whole world out there. I have seen the sea glow at night. The sky filled with galaxies, shooting stars, sheer darkness that brings the mind and body to peace.
अपने स्वागत भाषण में रक्षा मंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिला शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला और कैसे दोनों युवा नौसेना अधिकारियों ने भारत को गौरवान्वित किया, इस पर भी रोशनी डाली। हमारे देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, उसको अंजाम देने में हमारी विमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने घोषणा की कि इस मिशन ने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय महिलाएं और भारतीय नौसेना क्या करने में सक्षम है। इस मौके पर दोनों वीरांगनाओं के परिवारजन भी मौजूद रहे। और मेरे ठीक पीछे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। 8 महीने का एक जबरदस्त रोमांचक सफर, 50,000 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जो कि 25,000 नॉटिकल माइल्स के बराबर है। वाकई में ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, गोवा। महाराष्ट्र एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने 3 ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया है जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये तीनों आरोपी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिस के संपर्क में थे और 2023 से देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। एटीएस ने ठाणे पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3(1)(b) और 5(a) तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। ये सभी धाराएं गोपनीय जानकारी को गैर कानूनी तरीके से साझा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने से संबंधित हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पोस्ट में दावा किया गया है कि भारतीय वायुसेना के एक MiG-29 UPG विमान को मार गिराया गया है और भारतीय वायुसेना के पायलट की मौत हो गई है। हालांकि PIB फैक्ट चेक की टीम इस बात का खंडन करती है और इस पोस्ट को पूरी तरह से गलत बताती है। PIB फैक्ट चेक टीम ने पाया है कि यह खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। पायलट सुरक्षित हैं और वर्तमान में ड्यूटी पर तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट को 3 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। 3 नए जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम ने 26 मई को अपने प्रस्ताव में नियुक्ति के लिए 3 नामों की सिफारिश सरकार को भेजी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय विश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस AS चंदुरकर को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। इस जानकारी को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ।